क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 का जनवरी महीना था जब प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, संत और साधु गंगा स्नान के लिए यहां जुटे थे। इस महाकुंभ में हर किसी का एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इसी भीड़ में एक विशिष्ट और दिव्य साधु थीं, महामयी गंगा। मूल अवस्था में ही संसार के मोह को त्याग कर उन्होंने एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था। कहा जाता था कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वे अपनी साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र थीं। महामयी गंगा का एक अटूट नियम था, हर दिन सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। उन्होंने कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो, आंधी हो या भयंकर ठंड। गंगा नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। जब उन्होंने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया तो उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे वहां कुछ महीने रहेंगी, साधना करेंगी और गंगा के पवित्र तट पर ध्यान लगाएंगी। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच गईं। पहली सुबह जब प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची तो माहौल अद्भुत था। महाकुंभ की धूमधाम के बीच भी गंगा का शांत प्रवाह और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा था। उस सुबह का समय करीब 4 बजे का था जब महामयी गंगा स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब वे अपने वस्त्र उतारकर गंगा में प्रवेश करने वाली थीं, तभी वहां पर सफाई के कार्य में लगे नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, मां, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित है। महामयी गंगा ने शांत स्वर में कहा, गंगा मां सबकी है और यह मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती हूँ। मुझे स्नान करने दीजिए। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोले, नहीं, यह संभव नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दिन भर का समय है, बाद में आकर स्नान कर लीजिए। अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। महामयी गंगा धैर्य से बोली, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती। मैं गंगा की शरण में आई हूं और यह मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूं। यह सुनकर अधिकारियों में से एक अधिकारी गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारी जिद की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यहां अभी कोई स्नान नहीं कर रहा है। आखिर क्यों तुम्हें इसी समय स्नान करना जरूरी है? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इस ठंड में गंगा के ठंडे पानी में नहाने को तुम्हारे अंदर कुछ भी विशेष नहीं है? व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो और यहां से जाओ। महामयी गंगा अब भी शांत रहीं। उनका चेहरा बिल्कुल धैर्य से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और साधना में लीन हो गईं। अधिकारी और सफाई कर्मी यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि अब कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने फिर से सफाई का काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सफाई की सारी मशीनें जो गंगा से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थीं, अचानक काम करना बंद कर गईं। मशीनों के सभी प्रयास असफल हो रहे थे। अधिकारियों ने कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबरा गए। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच की, पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, लेकिन वे चालू नहीं हो रही थीं। यह देखकर सभी हैरान थे। उसी समय एक सफाई कर्मी जो पहले कभी महामयी गंगा से मिला था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देख चौंक गया। वह तुरंत उनकी पहचान कर गया। उसने अधिकारियों से कहा,
यह साध्वी कोई साधारण साध्वी नहीं है, यह महामयी गंगा आई है, जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। जब मैं छोटा था तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था, तब इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ था। हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका अपमान करने के कारण ही मशीनें काम नहीं कर रही हैं। यह सुनकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका व्यवहार गलत था। वे सभी महामयी गंगा के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हमसे गलती हो गई कि हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया हमें क्षमा करें। महामयी गंगा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोलीं, गंगा माँ सबकी है और किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूं। इसके बाद महामयी गंगा ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, उसी क्षण मशीनें फिर से चलने लगीं। अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आश्चर्य था। वे समझ गए कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्ति से युक्त थीं। इस चमत्कार के बाद पूरे प्रयागराज में यह खबर फैल गई। लोग महामयी गंगा के दर्शन के लिए घाट पर आने लगे। सभी ने यह महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बड़ी गलती है और वे वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महामयी गंगा ने अपने तप और साधना के जरिए यह संदेश दिया कि गंगा और अन्य पवित्र नदियों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या बाहरी चमत्कारों में नहीं होती, बल्कि वह प्रेम, भक्ति और समर्पण में निहित होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि साधु संतों का आदर और सम्मान करना चाहिए। उनकी तपस्या और साधना हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है। हमें कभी भी उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर आई और पुलिस वालों ने की छेड़छाड़? फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा यानी कि जिला अधिकारी खुद मैदान में थीं। उनका नाम सीमा अंसारी था। अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए वह जानी जाती थीं। इस बार प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। सीमा साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। सीमा साहिबा को आमतौर पर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोहों में पहनती थीं, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर निरीक्षण के लिए आई थीं और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। घाट पर तैनात पुलिस वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सीमा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थीं। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था ताकि वह आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सकें। जैसे ही वह घाट की ओर बढ़ीं, कुछ पुलिस कर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर, वह महिला संदिग्ध लग रही है। देखो, वह अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीमा साहिबा इस बात से अनजान थीं कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वह घाट के पास रुकीं और एक छोटे बच्चे से गंगा जल के बारे में बात करने लगी, तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आ गए। मैडम, आपको यहाँ क्या करना है? सीमा ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूं और व्यवस्थाओं को देख रही हूं। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए। आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अकेले क्या घूम रही हैं? सीमा को समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए।
सीमा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएंगी तो ये लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले पुलिस वालों की गंभीरता को परखने का मन बनाया। उन्होंने शांति से कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं यहां किसी गलत इरादे से नहीं आई हूं। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने सीमा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहां पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नजारे को देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध है, देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सीमा साहिबा अब तक शांत थीं। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताकर स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। सीमा को थाने ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। आप कहां से आई हैं? यहां क्यों आई हैं? आपका नाम क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूं? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को यह बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी यह हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही हैं कि आपको हिरासत में लिया जाए। अब तक सीमा ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वह जानती थीं कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। सीमा साहिबा को अब भी पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बैठाया और आसपास के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया, इनसे सख्ती से पूछताछ करो। जब तक पूरी जानकारी न मिले, इन्हें यहां से जाने मत देना। सीमा साहिबा को यह सब थोड़ा मजेदार लग रहा था। वह सोच रही थी कि पुलिस का यह कड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और यह देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि यह बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान जाहिर करे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की अनुमति है या नहीं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हमें आपकी पहचान से मतलब नहीं है, सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और यह गोलमोल जवाब देना बंद करो। सीमा अब भी अपनी जगह पर शांति से बैठी थी। तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा? यह सुनकर एक कांस्टेबल झुंझला गया। मैडम, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दें, वरना यह नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। सीमा साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए, आपको अपनी पहचान बताती हूं, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। यह सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें सीख देने की बात कर रही हो? सीमा ने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ लिखा था, सीमा अंसारी, जिला अधिकारी, हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम चुप हो गए। कांस्टेबल, जो अभी तक सबसे ज्यादा बोल रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर देखा और उसे बार बार पलटा। आप डीएम साहिबा हैं? सीमा ने शांतिपूर्वक कहा, जी हां, और मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं, और मैं कहूंगी कि आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में भी थोड़ा संतुलन होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफी मांगते हुए कहा, मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा हैं। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसलिए हमने आपको रोका, लेकिन हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। सीमा ने जवाब दिया, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूं कि आप चौकस हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। हिजाब या किसी के कपड़ों के आधार पर अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया, साहिबा के लिए चाय पानी लाओ और तुरंत उनकी गाड़ी मंगवाओ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं तो यह देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है, और मुझे खुशी है कि आप लोग सतर्क हैं। लेकिन याद रखें,
बिना ठोस वजह के किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना उचित नहीं। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। आपकी बात सही है मैडम, हमें इस पर काम करना होगा, सीमा ने हंसते हुए कहा। काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे काम पर वापस जाने दीजिए और अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डालिए। थाने से बाहर आते समय कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी उनके साथ घाट तक गए। वहां मौजूद लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यह वही महिला है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सीमा ने गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देखा और पुलिसकर्मियों से कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक से बात करते समय अपनी मानवता को भी बनाए रखें और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो यह संदेश अपनी टीम तक पहुंचाइए। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाकर हामी भरी। जरूर मैडम, ये हमारी तरफ से एक सीख रही। थाने की घटना के बाद सीमा साहिबा घाट पर वापस लौट आईं। अब तक पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर न केवल शर्मिंदगी बल्कि उनके लिए गहरी इज्जत भी साफ झलक रही थी। हालांकि सीमा ने इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। घाट पर लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ ने पहचान लिया था कि वे डीएम साहिबा हैं, तो कुछ अब भी यह सोच रहे थे कि यह महिला कौन थी जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सीमा ने भीड़ की परवाह किए बिना घाट पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया। दोपहर तक यह घटना पूरे पुलिस महकमे में फैल चुकी थी। आखिरकार एसपी तक बात पहुंची और उन्होंने तुरंत थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या सुन रहा हूं? आप लोग डीएम मैडम को संदिग्ध समझकर पकड़ लाए? इंस्पेक्टर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर, गलती हो गई। उनकी वेशभूषा और व्यवहार की वजह से शक हुआ, लेकिन मैडम ने हमें समझाया और हमें अपनी गलती का एहसास कराया। एसपी ने कड़े लहजे में कहा, सावधानी ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब तुरंत अपने स्टाफ को इस मामले पर संवेदनशीलता से काम करने की ट्रेनिंग दो। इंस्पेक्टर ने हामी भरी और ठान लिया कि अब से वह और उनकी टीम हर नागरिक को इंसानियत के साथ ट्रीट करेंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद सीमा साहिबा ने प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस बल के लिए एक छोटी बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे आप सब पर गर्व है कि आप लोग कुंभ जैसे बड़े आयोजन को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, कानून के पालन के साथ साथ हमें अपनी मानवता भी बनाए रखनी होगी। हर व्यक्ति पर शक करना जरूरी नहीं है। जो लोग अलग दिखते हैं वे गलत नहीं होते। उनका सम्मान करें, उनकी बात सुनें। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर ने सबसे सामने माफी मांगते हुए कहा, मैडम, आपकी बात ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां किसी को बिना वजह परेशान किया जाए। यह घटना मीडिया तक भी पहुंच गई। हालांकि सीमा ने इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह घटना व्यक्तिगत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।